एवरीवन, वेलकम टू मिशन बीपीएससी। देखिए वो कर चुके थे हम लोग अभी विभाज्योतक उत्तक जो था यहाँ तक हमने पूरा। देखिए ये पूरा सिस्टम जो विभाज्योतक उत्तक, फिर एपिकल, फ्लैटरल और इंटर कैलोरी, ये हमारा हो चुका था। अब हम जो करने जा रहे हैं वो स्थायी उत्तक करने जा रहे हैं। देखिए उस पेज में थोड़ा हेजिंग था, हेज टाइप का, तो अभी जो है वो एकदम बिल्कुल फ्रेश मैंने कर दिया है इसको। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा होगा आपको। स्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिका के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता क्या होता है वो खो चुका होता है। ठीक है, तथा विभिन्न कार्यों के लिए विभेदित हो चुका है। ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकती है। ठीक है, ये कोशिका क्या होती है, मृत अथवा जीवित हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, देखिए अस्थायी उत्तक उन परिपक्व कोशिका के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुका होता है। ठीक है, ये कोशिकाएं मृत अथवा जीवित हो सकता है। ठीक है, मतलब देखिए इनका क्या है कि अब ये विभाजन क्षमता खो चुका है। ठीक है, तो इसमें यानी विभाजन नहीं होता। अब ये देखिए दो तरह का होता था, सरल उत्तक और जटिल उत्तक। ये यदि अस्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिका के बने होते हैं तो उसे क्या हम बोलते हैं, सरल उत्तक। और यदि अस्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिका के बने होते तो ये जटिल उत्तक कहलाते हैं। फ्रेंड इसमें कुछ नया नहीं है चीज़ है, मतलब अस्थायी उत्तक क्या है तो वो अब उसमें विभाजन की क्षमता खो चुका है, ये जीवित भी और मृत भी हो सकता है। सरल उत्तक उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिका का बना होता है, और जटिल उत्तक उसको कहते हैं जो एक से अधिक प्रकार की कोशिका का बना होता है। अब देखिए जाइलम, जाइलम क्या होता है कि यह प्राय कास्ट ही कह सकते हैं यह संवहनीय उत्तक है। इसके दो प्रमुख कार्य हैं, जल और खनिज लवणों का संवहन और यांत्रिक सुदृढ़ता प्रदान करना। ठीक है, पहला इसका क्या कार्य है कि जल और खनिज लवण को ले जाता है, और दूसरा क्या करता है, आंतरिक सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो ये संवहन उत्तक है। अब एक ही पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षीय वलय की गिनकर ही की जाती है। ठीक है, और पौधे की आयु का निर्धारण की यह विधि क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, मतलब कि संवहनी उत्तक का दो काम होता है, एक जाइलम और फ्लोएम। और ये हमें बताई थी ना आपको कि जाइलम का क्या कार्य है, तो जल और खनिज लवण यानी जो जड़ मिट्टी से क्या करता है कि जल और खनिज लवण को पत्ती तक पहुंचाता है, और साथ में दूसरा काम क्या है कि आंतरिक सुदृढ़ता भी प्रदान करना। अब फ्लोएम का देखिएगा, फ्लोएम का क्या मुख्य कार्य होता है कि वो पत्ती द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न अंत तक पहुंचाना। ठीक है, एक पूछता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर होती है। ठीक है, जैसे देखिएगा पेड़ जो होता है ना, तो पेड़ में क्या होता है, जो उसमें रिंग 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 ऐसे उसकी लकड़ी को काटिएगा तो आप दिखेगा, जैसे छाल हटाने पे दिखता है उसका ऐसे से वलय, तो वलय से उसके आयु का पता चलता है। तो इस पौधे की आयु के निर्धारण करने के लिए विधि क्या कहलाती है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ तो याद रखिएगा। अब हम करते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बहुत इजी टॉपिक है, कोई जानने का है इस बात में। ठीक है, अब देखिए पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये फॉर्मूला ये से क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, 6CO2 + 12H2 है। ये क्या है, प्रकाश और क्लोरोफिल, समझे। तो 6C6H12O6 + 6H2O + 6O2, मतलब देखिए क्या होता है कि पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति इसको लेता है, और प्रकाश की उपस्थिति में, और पौधा में क्लोरोफिल होता है जो मानव में नहीं होता। यदि हम में होता तो हम भी खाना बना सकते थे, अपना भोजन खुद हमको बाहरी स्रोत का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड भी वायुमंडल से लेता है, और नीचे से, पृथ्वी के नीचे से वो जल लेता है। वो का क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। जल का है C6H2O और O2। ठीक है, देखिए तो ये आप केमिकल बैलेंस में आप ये पढ़े होंगे तो याद रखिएगा, ताकि वहाँ में पूछ देता है कभी जल के कितने अणु होते हैं, 6, ऑक्सीजन के 6 अणु। ठीक है, और 12 अणु इधर जल का होता है। ठीक है,
तो ये इस तरह आप कर सकते हैं, ये बहुत ईजी है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण क्या आवश्यक है, क्या क्या। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, जल आवश्यक है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश जो हम इनपुट में दे रहे हैं, डेट इज नेसेसरी। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, स्थल पे जो रहेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेगा, तो वो वायुमंडल से लेता है। और जो जलीय पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, तो जल में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे जो जंतु होता है तो वो जल में, देखिए ये थोड़ा सा माइंड ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि जल में तो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जल में घुला हुआ ही कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। जैसे जलीय जंतु है मछली वगैरह, तो वो अपने गलफड़ाहट से सांस लेती है, तो वो ये नहीं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती है, वो जल का ही ऑक्सीजन को लेती है। तो उसी तरह जब वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो जल में घुला हुआ रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जल H2 होता है, ऐसा नहीं है कि C नहीं हो, C उसमें नहीं है तो उसमें नहीं होता, लेकिन वो उसमें लेता है, ठीक है, जल से ही घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। अगला है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से प्रसरण ऑस्मोसिस द्वारा एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से प्रसरण द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कि जल पौधों को जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल का अपघटन प्राप्त होता है। देखिए, अब क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की अवधि आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ समझना ये जरूरी है कि पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा से प्रसरण द्वारा, ठीक है, पत्ती की कोशिका में कैसे जाता है, तो शिरा से प्रसरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा जाता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से विसरण द्वारा जाता है, ठीक है फ्रेंड। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है एवं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, ठीक है। इसमें क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्रक होता है, ठीक है। मतलब देखिए 4 तरह का होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। क्लोरोफिल ए और बी जो होता है वो हरा रंग का होता है, ऊर्जा स्थानांतरित करता है और प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। यहीं पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी कैसा होता है, हरा रंग का होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है और क्लोरोफिल प्रकाश में मैग्नी नीला लाल रंग को ग्रहण करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक और बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो लाल रंग में, और सबसे कम किस में होता है, तो बैंगनी में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपचयन यानी ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी रिडक्शन की अभिक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। प्रकाश संश्लेषण की 2 अवस्थाएं होती है, प्रकाश रासायनिक क्रिया यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन और रासायनिक प्रकाशहीन क्रिया यानी डार्क केमिकल रिएक्शन। देखिए 2 तरह की होती है, एक जिसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसको फोटोकेमिकल कहते हैं, और एक होता है रासायनिक प्रकाश क्रिया। इसको एक एक समझते हैं क्या है। देखिए, प्रकाश रासायनिक क्रिया क्या होता है कि यह क्रिया क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है।
इसे हील क्रिया भी कहते हैं और इसी क्रिया में जल का अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन तथा इलेक्ट्रॉन बनता है। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा प्रकाश से मिलती है और इस प्रक्रिया के अंत में ऊर्जा के रूप में ATP और NADPH निकलता है। ठीक है, NADPH ATP। देखिए ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट और इसका होता है NADPH। ठीक है, तो इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है कि मैंने लिखा है निकोटाइनामाइड एडिनिन। ठीक है, एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। तो ये याद रखिएगा कि ATP और किसके रूप में, तो NADPH में, तो निकोटिनेमाइड एडिनिन। ठीक है, निकोटीन एडिनिन और फिर है डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है कि रासायनिक प्रतिक्रिया। यह क्रिया क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होकर शर्करा एवं स्टार्च बनता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण इस तरह हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे पादप हार्मोन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन BPSC लगभग हर साल या एक अल्टरनेट साल में ये पादप हार्मोन और मानव हार्मोन और कुछ जंतु हार्मोन है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी करेंगे। तो पादप हार्मोन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो पादप हार्मोन के लिए हम एक अलग वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, इस वीडियो को यहीं स्टॉप करती हूँ, उसमें स्टार्ट करेंगे पादप हार्मोन से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।